तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग आगे के सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बंटवारे वाले प्रश्न और समानुपात के प्रश्न। उससे आगे की जो आपका सवाल है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ शुरू से सीखना है, तो हम अपने चैनल पर मैथ आपको शुरू से सिखा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, सारी की सारी क्लासेस एकदम फ्री आपको क्रमवार तरीके से मिल जाएंगी। यानी एक भी क्लास आपको गैप नहीं मिलेगा। सारी क्लासेस की वीडियोज वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज हम लोगों का होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा क्लास, जिसकी जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, यानी दोनों में से 9 घटा दिया जाए, तो जो नई संख्या है वो 12:13 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या कौन सी है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? संख्या है जिसका अनुपात है 3:5। कितना है? 3:5। इन दोनों में से 9 को घटा दिया जाता है, यानी इस 3 वाले में से भी 9 को घटा दिया जाता है और 5 वाले में से भी 9 को घटा दिया जाता है। तो जो आगे संख्या का रेशियो बनता है, यानी इसमें से अगर हम -9 कर दें और इसमें से भी -9 कर दें, तो ये जो संख्या बनेगी इसका जो अनुपात होगा ये 12 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो बताइए छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि जो ये पहली संख्या, ये तो पहली संख्या है हमारी, और ये क्या है? आपका दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या का रेशियो है 3 रेशियो, तो हम इसको 3 रेशियो बोल देते हैं। बटे में, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या है 5, तो 5 रेशियो। ठीक है, अब इन दोनों रेशियो में से प्रत्येक में से 9 को घटा दिया जाता है। तो जो आपका नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 12 और 23 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करा देंगे। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको यहाँ पर या तो आप यक्स मान लीजिए, हम यहाँ पर आर माने हैं, यानी रेशियो बोल दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर यक्स भी मान सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को यक्स मानकर ही हल किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा ट्रिक के बारे में ना सोचिए, क्योंकि ट्रिक अगर आप लगाएंगे ऐसे प्रश्नों में तो हो सकता है आपका ट्रिक गलत हो जाए, लेकिन अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होता है, जोड़ना घटाना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 23 का हम इन दोनों में तिर्यक क्या करा देंगे? गुणा। ऐसे गुणा करा देंगे और इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो 23 तियाँ कितना हो जाएगा? 69। 23 तियाँ कितना होता है? 69, और यहाँ पर आर हो जाएगा। और यहाँ पर 9 का 23 में गुणा कराएंगे तो 3 9 27 और 9 दूना 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। फिर बराबर, अब देखिए 5 आर का 12 में गुणा कराएंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 आर। फिर माइनस का प्लस के साथ गुणा, माइनस हो जाएगा, 12 नवैया होता है 108। अब क्या करना है आपको? अब आपका सजाती को एक तरफ, यानी यहाँ पर देखिए 60 आर है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 69 आर माइनस 60 आर। और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर है -108, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस कितना? 207। तो यहाँ पर 69 में से अगर 60 को घटाएंगे तो 9 आर बचेगा। और यहाँ पर अगर हम, क्योंकि आप जानते हो कि माइनस और प्लस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9। और यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, यानी 99 हो गया। तो 9 से अगर इसको काट दें तो एक रेशियो का मान कितना आ गया? 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यानी एक रेशियो का मान आ गया 11। ठीक है, हमको एक रेशियो का मान पता चल गया, कितना आया? 11 आया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक रेशियो का मान कितना है? 11 है।
हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप बताइए ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, छोटा कौन सा आपको नजर आ रहा है। आप कहोगे सर 3 वाला छोटा है, यानी 3 रेशियो छोटा है, यानी छोटी संख्या 3 रेशियो के अनुपात में होगी। यानी 1 अनुपात का मान 11 है तो हमको 3 अनुपात का मान चाहिए, यानी हमको 3 रेशियो का मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 11, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 11 3 33, यानी जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी 33। और अगर यही हमसे बड़ी संख्या पूछता तो 1 रेशियो का मान 11 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाता, 5R। ये देखिए 5 रेशियो का मान हो जाता है यहाँ पर 5 गुणित 11, यानी ये हो जाता 55। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि बड़ा कौन है, हमसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या तो हमारी 33 है और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, कोई भी स्टेप हम यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आए। क्योंकि देखिए जब आप सवाल को समझते हो तब जाके आप प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाते हो। अगर आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो प्रैक्टिस में जाएंगे, ऐसे सवाल अगर मिलेंगे आपको तो आप वहाँ पे बच सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज और अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपके स्क्रीन पर लगाएंगे और इसको करेंगे इरेज, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा है, एक व्यक्ति क्या करता है आपका 3 लाख, या ऐसे समझिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,30,000 रुपए क्या करता है, कमाता है और उसको 3 भागों में डिवाइड करता है। वह अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इन पैसों को बांट देता है, ठीक है। इस तरीके से बांटता है कि पुत्री को कुल धन का 1/2 भाग मिले और पत्नी का 1/4 भाग, उसके बाद पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्र का भाग कितना है, देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति है, इसके पास कुल धनराशि 3,30,000 रुपया है। कितना है, 3,30,000 रुपया। अब ये क्या करता है, इसको 3 भागों में डिवाइड करता है। कितने भागों में डिवाइड करता है, 3 भागों में। एक तब पुत्री को देता है, फिर पत्नी को देता है और फिर पुत्र को देता है। तो कह रहा है कि जितना पुत्री को देता है उसका 1/2 भाग, अगर पुत्री को मान लेते हैं कि ए देता है या ए रुपया देता है या एक्स रुपया देता है, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं पुत्री को ए मान लिए, पत्नी को बी मान लिए और पुत्र को क्या मान लिए, सी मान लिए, कि पुत्री को ए भाग दिया और पत्नी को बी भाग और पुत्र को सी भाग दिया। ऐसा इसलिए माने ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। अब देखिए वो कह क्या रहा है, कह रहा है कि पुत्री का 1/2 भाग, तो पुत्री को हम ए माने थे तो ए का 1/2 मतलब a/2। उसके बाद क्या कह रहा है कि पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी को हम बी माने थे तो बी का 1/4 मतलब b/4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पुत्र का 1/5 भाग, तो पुत्र का भाग सी है तो सी का 1/5 मतलब c/5। ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बताइए पुत्री का भाग कितना, यानी पुत्री को उसने कितना रुपया दिया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। यानी 3,30,000 उसके पास है, उसने क्या किया, पुत्री, पत्नी और पुत्र को दे दिया। लेकिन शर्त यहाँ पर कुछ ये है कि पुत्री का आधा, पत्नी का चौथाई और पुत्र का 5वां भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो बताइए उसने पुत्री को कुल कितना धनराशि दिया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया है। अब क्या करना है, ऐसे सवालों में हमने आपको बताया था कि आप क्या कर लीजिए कि इसके बटे में जो दिया रहता है वही इसका क्या हो जाता है, मान। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। यानी जो बटे में दिया रहता है वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। यानी ए का मान 2, यानी पुत्री को 2 और फिर अनुपात, क्योंकि ये अनुपात में बराबर होते हैं, ठीक है। और पत्नी को कितना, 4। उसके बाद फिर अनुपात लगाएंगे,
पुत्र का कितना 5, यानी अगर पुत्री, पत्नी और पुत्र के धनराशि का अनुपात हम निकालें तो 2:4:5 निकल जाएगा। अब हमको किसका पता करना है? हमको पता करना है पुत्री का। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बहुत ही डिटेल से बताया था कि जिसका भाग पूछ रहा है वो ऊपर रहता है, यानी पुत्री का भाग पूछ रहा था, पुत्री का भाग है 2, 2 ऊपर हो गया, बटे में कुल अनुपातों का योग, कुल अनुपातों का योग कितना होगा? 4 और 2, 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, गुणते कुल कितनी धनराशि है? तो कुल धनराशि है 3,30,000, यानी यहाँ पर 3,30,000 कर दिए। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 4 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया, यानी उसने अपनी पुत्री को 3,30,000 में से 60,000 रुपया दिया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी में 60,000 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है, बस हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, कि इसमें कर क्या रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा होगा, क्योंकि ये आप ये जो वीडियो देखते हो ये रिकॉर्डेड रहता है, यानी लाइव तो चलता नहीं है जहाँ पर आप कमेंट देकर मतलब कमेंट को लिखकर पूछ सकते हो। तो अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है या लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपका और कम समय लग सकता था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ताकि हम उस हिसाब से जब भी अगली वीडियो लाएं उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके लाएं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज और ऑप्शन नंबर बी को हम लोग कर देंगे टिक। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा, वो हम आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं, इसको हम लोग करेंगे इरेज। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है 8400 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है, सी और डी का अनुपात 6:7 है। इनमें से ए का भाग कितना है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कुल कितना धनराशि है? 8400 रुपया है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में बांटना है, ए, बी, सी और डी में। लेकिन यहाँ पर दिया है कि ए और बी का अगर आप अनुपात देखते हो, ए और बी का अनुपात, तो वो हो जाता है 2:3। कितना हो जाता है? 2:3। उसके बाद यहाँ पर बी और सी का अनुपात देखते हो तो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है, 4:5। और अगर वहीं आप सी अनुपात डी देखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6:7, 6:7। ये आपका दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ए का मान कितना, यानी ए कितना भाग है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको दो चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। कौन सा कॉमन नज़र आएगा? एक तो आपको बी वाला कॉमन नज़र आ रहा है, एक तो आपको सी वाला। तो ऐसे में अगर कॉमन जो चीज़ें नज़र आती हैं उनको आपस में क्या करना होता है? बराबर करना होता है, ठीक है। तो कैसे बराबर होगा? सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे ताकि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हो जाए। तो कैसे बराबर करते हैं? हमने आपको शुरू में ही, यानी पहली वीडियो में ही सिखाया है। यहाँ पर देखिए ए अनुपाते बी बराबर 2:3 लिखा है। अब यहाँ लिखेंगे बी अनुपाते सी बराबर, अब बी का मान कितना है? 4 है, तो 4 अनुपाते क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पर देखिए बी कॉमन है और यहाँ पर बी का मान देखिए कॉमन होना चाहिए, यानी कॉमन का मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बी बराबर है, यहाँ पर भी बी का मान बराबर होना चाहिए, बट है नहीं। जब है नहीं तो क्या करेंगे? हमने आपको सिखाया था कि ये जो 4 है इसका गुणा आप ऐसे ऊपर कर दीजिए और ये जो 3 है इसका गुणा आप यहाँ पे नीचे कर दीजिए। तो 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 5 तिहाई हो जाएगा 15। आप कहोगे सर इसका तो गुणा कराया नहीं, इसका गुणा हो चुका है। कैसे? 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, तो 12 12 कॉमन है, तो 12 एक बार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। ये किसका अनुपात आया? ये आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया। अब हमको क्या निकालना है?
ये C वाले को बराबर करना है। तो C अनुपाते D कितना है? देखिए C अनुपाते D अगर हम देखें, C अनुपाते D वो दिया है आपका 6:7। कितना दिया है? 6:7। यानी हमको ये जो C वाला मान है, ये लास्ट में C है ना, इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे? देखिए अगर हम यहाँ पर 6 का गुणा करवा देते हैं और यहाँ पर गुणा करवा देते हैं 15 का, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 6 से गुणा कराएंगे, 6 8 हो जाएगा 48 और 12 6 हो जाएगा 72 और उसके बाद 15 छक्का हो जाएगा 90 और यहाँ पर हो जाएगा 15 सत्ते 105। तो ये आपका अनुपात आ गया किसका? A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। अगर ये और सरल हो सकता है तो इसको सरल कर देंगे। कैसे? जैसे 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। यानी ये आ गया 16, 24, 30 और 35 के अनुपात में। क्या अब ये सरल हो सकता है? और नहीं, अब ये और सरल नहीं हो सकता। तो ये आपका अनुपात आया। यानी अगर हम इधर लिखें A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, तो ये हो गया 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको A का मान पता करना है। तो A का मान कौन है? A का मान देखिए ये है 16 वाला, तो लिख देंगे 16 बटा कुल अनुपातों का योग। तो कुल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? देखिए 5 4 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 वे कितना हो जाएगा? 10। यानी ये हो गया 105। अब यहाँ पर गुणते जो धनराशि हमको बांटनी है, तो बांटनी है हमको कौन सा? 8400 रुपया। इसको लिख देते हैं। अब क्या करना है? इसको अगर हम देखें तो 8 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में, तो 80 आ जाएगा। और 16 अट्ठे कितना होता है आपका? 128। 8 6 48, 8 1 कम 8 4 12, यानी 1280 रुपया किसका मान आया? ए का मान आया। तो ए का जो भाग होगा वो कौन सा होगा? 1280 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1280 रुपया और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये जो हम लिखे हैं, देखिए हमारा जो सवाल सॉल्व हुआ है वो यहाँ पर, ये तो जो दिया है वही वो लिखे हैं। उसके बाद हमारा जो सवाल सॉल्व हुआ है 1 स्टेप और 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 स्टेप में हमारा सवाल समाप्त हो चुका है। ये जो लिखे हैं, ये जो दिया है वो लिखे हैं। ठीक है, हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का कोशिश किया है इस सवाल को। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप अपने प्रैक्टिस सेट में देखते हो तो अब एकदम आसानी से लगा लोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको अब कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कौन सा विकल्प है यहाँ पर हमने बताया आपको? ऑप्शन नंबर ए 1280। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ऑप्शन में भी दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर चौथा। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए ऐसे प्रश्न आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पूछता है, एलसीएम और एचसीएफ में भी पूछता है। तो हमने तो आपको लसा और मसा पहले ही पढ़ा दिया है, तो वहाँ पर क्या ऐसे सवाल सॉल्व करवाए थे? मैं भी सॉल्व करवाए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी सॉल्व करवाए होंगे और यहाँ पर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछा है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 3:4। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या है 4x। अगर इन दोनों का लसा निकालें तो कितना हो जाएगा? जो संख्या कॉमन रहती है, जैसे यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो कॉमन वाले को एक बार लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिख लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 तो कॉमन नहीं था, तो 3 और 4 को लिख दिया गया। x कॉमन था दोनों में, तो x एक बार लिखा गया। यानी ये हो गया इसका लसा। लसा जो है वो कितना दिया है आपका? 84 दिया है, तो 84 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 तिहाई हो जाएगा 12x बराबर 84,
तो 12 एकम 12, 12 सते 84, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप बताइए 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 वाला, मतलब ये वाला बड़ा है। जब ये वाला बड़ा है तो ये हो जाएगा 4 गुणित, अब यक्स का मान आपको पता है, कितना पता है, 7, तो 4 सते कितना हो जाएगा, 28, यानी जो बड़ी वाली संख्या है वो 28 आएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी हमने लगा लिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, 5वां। देखिए जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना है। देखिए ऐसे सवालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये सवाल केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए आते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं हमारे पास, कौन कौन, ए है, बी है और सी है, ए बी सी तीनों हैं। अब इनका अनुपात देखते हैं, तो ये अनुपात है 3:5 अनुपाते 7, 3:5 है। अब यहां पर ध्यान से लाइन को पढ़िएगा, क्या कहा है, यदि सी का भाग कौन है, 7 है, ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, ए का भाग कितना है, 3 है। तो अगर हम अनुपात में देखें तो अनुपात में सी वाला ए से कितना ज़्यादा है। आप कहोगे सर सी है 7 और ए है 3, तो कितना ज़्यादा है, सी वाला 4 ज़्यादा है, यही ना। अगर इनका अनुपात देखें कि सी वाला ए वाले से कितना ज़्यादा है अनुपात में, तो आप कहोगे सी वाला सर 7 है और ये ए वाला 3 है। इसका मतलब सी वाला कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी 4 रेशियो अधिक। ये तो रेशियो है ना, ये अभी संख्या थोड़ी ना है, अभी ये रेशियो है, यानी ये जो सी वाला है ये 4 रेशियो ज़्यादा है, और ये 4 रेशियो ज़्यादा है तो संख्या में कितना ज़्यादा है, सी वाला 1600 रुपया, यानी 4 रेशियो का मान कितना दे दिया, 1600। रेशियो में तो 4 अधिक है लेकिन संख्या में 1600, यानी 4 रेशियो का मान कितना हो गया, 1600। तो एक रेशियो का मान बता दीजिए। तो आप कहोगे सर 1600/4, काट देंगे तो 4 चौक 16, यानी 400 आ जाएगा, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 400 आ गया। हमसे क्या पूछा था, बी का भाग बताइए, तो बी का भाग यानी बी कितना रेशियो है, 5 रेशियो है। तो एक रेशियो का मान पता है तो 5 रेशियो का मान आप पता नहीं कर सकते, कर सकते हो। 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 400, तो 5 रेशियो का मान 5 गुणित 400, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, यानी 2000 रुपया। कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बी का भाग है वो कितना हो गया आपका, 2000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए एकदम आसान सा सवाल था। यहाँ पर कह रहा था सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है, यानी सी वाला अधिक है 1600। तो अनुपात में हमने देखा कि सी वाला अनुपात में कितना अधिक है, तो अनुपात में अधिक था 4, यानी 4 रेशियो का मान 1600 है। तो एक रेशियो का मान 400, तो 5 रेशियो का मान कितना होगा, क्योंकि 5 जो है वो बी का मान है और हमसे पूछ रहा था कि बी का मान बता दीजिए। तो बी का मान हमने बता दिया, कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 रेशियो का मान 2000। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आप 6वां सवाल पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो जो नई संख्या का अनुपात आता है वो 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है। तो वो बताइए संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हमारे पास कितनी संख्या है, 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर इनका शुरुआती अनुपात देखें तो कितना है, 1:3
2:3 है। अब इन सभी में क्या जोड़ा जाता है? 5 जोड़ा जाता है, यानी इसमें भी 5 जोड़ दिया गया, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया और इसमें भी 5 जोड़ दिया गया, इसमें भी 5 जोड़ा गया, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 जोड़ दिया गया। तो जब आप 5 जोड़ते हो तो जो नई संख्या बनता है उसका अनुपात क्या है? उसका अनुपात है 2:3:4, यानी ये 2:3:4 हो गया। ठीक है, ये नई संख्या का क्या हो गया? मतलब अनुपात हो गया। तो बताइए वो संख्या कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर अगर सभी में अंतर समान है तो सभी में जब अंतर समान रहता है तो वो जो जोड़ी जाती है संख्या या घटाई जाती है वो अंतर उसी के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसके बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। तो अगर सभी के बीच समान अंतर हो तो जो संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है वो अंतर उसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जोड़ा तो जा रहा है 5, यानी इनके बीच का जो अंतर आया ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। यानी इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है, मतलब 1 रेशियो आ रहा है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है संख्या। संख्या है 1:2:3। तो 1 रेशियो का मान तब पता चल गया 5 है। अब 2 रेशियो का मान पता कर दीजिए, क्योंकि मूल संख्या हमारा यहाँ पर दूसरा 2 रेशियो में है। तो 2 गुणित हो जाएगा 5, यानी ये हो गया 10। और अगर हम पता करें तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणित यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या तो हमारी 5 है, दूसरी संख्या है 10 और तीसरी संख्या है कितना? 15 है। यानी पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10 और तीसरी संख्या क्या आ गई? 15 आ गई। अगर इनके बीच का अगर हम अनुपात निकालें तो क्या आएगा? 1:2:3। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से आप समझिए एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे साथ। और जहाँ कहीं भी आपको समस्या आ रही है, एसएससी जीडी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं पर भी समस्या आ रही है गणित को लेकर, तो आप बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। अगर हम कमेंट आपका देखेंगे तो उसका रिप्लाई करेंगे या उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने इस सवाल को हल कर लिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को 5, 10 और 15 लिखा हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, इसको हम लोग करेंगे इरेज। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर अगला क्वेश्चन लग चुका है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 3 संख्याओं का योग 220 है। यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है, दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर इन सब को जोड़ा जाता है तो इनका योग कितना आता है? 220 आता है। इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका योग कितना आ जाएगा? 220। लेकिन कह रहा है कि अगर आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात देखें तो कितना लिखा हुआ है आपका? 3:7। 3:7 है। उसके बाद अगर आप देखें दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है आपका? 2:5 है। कितना है आपका? 2:5 है। तो बताइए यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कॉमन है, इधर क्या है? दूसरी संख्या कॉमन है। तो इस तरफ भी हमारा दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 7 से गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, अनुपाते 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, अनुपाते 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। अब क्या करना है? अब हमको बताना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 14। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? दूसरी संख्या हमको पता करनी है,
तो ये हो जाएगा 14 बटा कुल आपका अनुपातों का योग, यानी जो पूछ रहा है उसका अनुपात ऊपर बटे कुल अनुपातों का योग गुणते संख्या। संख्या का मतलब वो संख्या जो शुरू में डिवाइड की गई थी। जैसे यहाँ पर संख्या है 220 जो शुरू में 3 भागों में डिवाइड की गई थी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों का योग। तो जोड़िए इसको, 5 4 9 और 9 6 15, 15 की क्या हो जाएगा 5, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 220। तो आप जानते हो 55 चौका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और 14 चौका कितना हो गया 56 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दूसरी संख्या है उसका मान कितना है आपका 56 है, उसका मान कितना हो गया आपका 56 हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए 56 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, 220 को 3 भागों में डिवाइड किया जाना था, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले और दूसरे का अनुपात 3:7 था, दूसरे और तीसरे का अनुपात 2:5 था। तो हमने देखा कि ये वाला जो अनुपात है ये आपस में बराबर है, लेकिन इस तरफ बराबर नहीं है। तो हमने इस तरफ बराबर करने के लिए इसका गुणांक यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर करवा दिया। तो 2 तिहाई हो गया 6, 7 दूनी हो गया 14, 5 सते हो गया 35। अब हमको दूसरी संख्या पता करनी थी, तो यहाँ पर दूसरी संख्या का अनुपात था 14, तो 14 बटा कुल संख्या का अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना आया 55 गुणित संख्या जिसको डिवाइड किया जाना था, डिवाइड किया जाना था 220 को, तो यहाँ पर 220 कर दिए। 55 चौका होता है 220 और 14 चौका होता है 56। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 8वां प्रश्न आप देखिए, तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है आपका, 1740 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर है बी का 0.6 बराबर है सी का 0.75 के। तदनुसार सी को कितने रुपए मिले। तो सी को कितना रुपए मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ए का मतलब गुणा होता है, ठीक है, ए का मतलब गुणा, तो 0.5 बराबर है बी का मतलब गुणा, बी का 0.6 कितना 0.6, फिर बराबर है सी का 0.75, तो सी का मतलब गुणा 0.75। अब ये आपस में क्या है बराबर हैं, और कुल कितने रुपए को डिवाइड करना है 1740 रुपए को। तो सबसे पहले यहाँ पर ए, बी और सी का अनुपात पता कर लेते हैं। तो अगर ये ऐसे बराबर होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर होंगे, मान लेते हैं ये सब 1 के बराबर होंगे। ऐसे सिचुएशन में हम 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है ए गुणे 0.5 बराबर मान लेंगे 1 के, क्योंकि ये सभी का मान कितना मान लेंगे 1, यानी ये बराबर रहेंगे, कट पीट के कितना आया होगा 1 ही आया होगा। तो अगर हम ए का मान यहाँ से निकालें तो 1 बटा 0.5 अगर हम 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा करा दें तो ये 2 आएगा। कितना आ जाएगा 2। कैसे, 10 का 1 में गुणा करा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का 0.5 में गुणा करा देंगे तो 5 आ जाएगा। इवन हम लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बटा यहाँ पर 5, तब 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी इसका जो मान आया वो आया 2। ए का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही अगर हम देखें बी, तो बी गुणे 0.6 है, इसके बराबर हम 1 मानेंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 0.6। अगर 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा करा दें तो 10 बटा के 6 हो जाएगा, और इसको काट दें तो 5 बटा के 3 आ जाएगा। किसका मान है ये, b का मान है। और ऐसे ही अगर c का मान निकालें तो c गुणते कितना है 0.75, इसका भी मान हम कितना मान ले 1। तो अगर हम c का मान निकालने जाएं तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 0.75। तो 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे, 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है। हमने सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में आपको समझाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 100 बटे में 75, तो 25
चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी कुल मिला जुलाकर 4/3 किसका माना गया? सी का। अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं, अगर हम इसका क्या निकाल दें? अनुपात निकाल दें, तो हम क्या निकालेंगे? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए का मान कितना है? 2 है, अनुपात लगाएंगे। बी का मान कितना है? 5/3 है, तो 5/3 कर देंगे। उसके बाद सी का मान कितना है? 4/3 है, तो 4/3 कर देते हैं यहाँ पर। अब अगर हमको ये बटा हटाना है तो इसका लसर लेंगे, तो 3 और 3 और यहाँ बटा 1 मान लेंगे, तो लसर 3 ही आ जाएगा। तो 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ 5, यहाँ पर 4। अब इसको हटा देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहता। कुल मिला जुलाकर ए बी और सी का जो अनुपात आया वो आया 6:5:4। अब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। कैसे पूछ रहा है? सी का मान कितना है, तो सी का अनुपात कितना है? 4, यानी ये ऊपर रहेगा बटे कुल अनुपातों का योग। तो 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा? 15। गुणते वह धनराशि जिसको बांटा जाना था, तो बांटा जाना था 1740 को, तो 1740 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 एकम में 15, 2 बचा, फिर 15 एकम का हो जाएगा 15, क्योंकि 2 4 24 हो गया, तो 15 एकम 15। तो यहाँ पर 24 में से 15 को घटाएंगे, 9 बचेगा, और 15 छक्का 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 चौका 64 और 4 एकम 4। कुल मिला जुलाकर कितना आया? 464 रुपया। कितना आ गया आपका? 464, यानी जो सी का हिस्सा है वो कितना है आपका? 464, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एकदम हम बेसिक से समझाए हैं, इससे बेसिक अब हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हम तरीका लगाते, ये सब न करते, डायरेक्ट हम ये जो दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए जो हम गुणा 10 का किए हैं, 100 का किए हैं, ऐसा बिल्कुल न करते। डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर मान 2, 5/3 और 4, ये सब न करते, डायरेक्ट हम यहाँ लिखते, और आपका सवाल 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारा ये जो पढ़ाना है ये एकदम व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ आए। और अगर आप एक बार समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन को चाहे जितनी भी क्वेश्चन रहे आराम से हल कर ले जाओगे। ठीक है, तो हमारा काम है आपको समझाना, ना कि ट्रिक बताकर और फिर आपको इस तरीके से उलझा देना कि आपको सवाल ही ना समझ में आए और हम आपको स्टेप गिनाते रह जाएं कि देखो बच्चों 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में हमारा सवाल हल हो गया। हमारा चाहे कितना भी स्टेप में सवाल हल हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने से भी कुछ स्टेप समाप्त कर लोगे। जैसे इस सवाल में अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे दशमलव हटाए हैं, तो आप अब जब अगली सवाल अगर लगाओगे डेसिमल का ही, तो ये सारे स्टेप नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इसको कैसे हल किया जाता है। डायरेक्ट आप लिख दोगे मान, तो वहाँ से आप अपने से स्टेप कम कर सकते हो। लेकिन आप सोचिए, आपको ये सवाल शुरू में ही आ नहीं रहा और आप क्या कर रहे हो? हमसे सीख रहे हो और हम आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक गायब कर दें, बताए ही ना, डायरेक्ट 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में बता के समाप्त कर दें, तो क्या वो आपको समझ में आएगा? मे भी 2-4% आए, बट 100% नहीं आएगा। और हमारा काम है आपको 100% सिखाना, ताकि आप गणित में बैठो तो गणित के जितने भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में फंसता है, 20 क्वेश्चन रहता है, तो कम से कम आप 20 में 20 कोशिश करो। नहीं हो पाएगा तो कम से कम 20 में से 19 तो करके ही आओगे। इस तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये बात समझे होंगे। चलिए, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। 464 रुपया सी को मिला और वही हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो 9वां, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या करा है आपका? चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पर आपका 56,250 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ए को कितना मिलता है, बी को कितना मिलता है और सी को कितना मिलता है, तब जाके आप ये पता कर पाओगे कि ए को
बी के भाग से कितना ज़्यादा मिलता है। तो इसको लगाने के देखिए 2-3 तरीके हैं, जो बेहतर तरीका होगा वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 लोग हैं। कौन लोग हैं? 3 लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ए का भाग है, यहाँ पर पढ़िए, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिलता है। यानी ए को बी तथा सी, 2 लोग हैं। यहाँ पर आपको ए को बी तथा सी के कुल भाग का, यानी बी तथा सी की, यानी बी और सी को जोड़ दें तो बी तो सी का कुल भाग हो गया, इसका आधा यानी बटा 2 कर देते हैं तो हमारा ए मिलता है। क्या मिलता है? ए मिलता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो बी है, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसको मिलता है आपका? यहाँ पर बी को मिलता है ए और सी के कुल भाग का चौथाई, ऐसे दिया है यहाँ पर। अगर हम इनका अनुपात निकालें, पहले तो अनुपात से ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम अनुपात निकालें, चूंकि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो अनुपात से ही इसको लगाएंगे। देखिए, अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें, पहले वाले को हल कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर b प्लस सी। और अगर हम 4 का यहाँ पर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4b बराबर a प्लस सी के, ये हो जाएगा आपका। अगर हम इसमें से, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं। जब 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये सी वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब सी वाला कट जाएगा तो बचेगा कितना? यहाँ पर देखिए 2a में से हम 4b को घटा रहे हैं बराबर, अब यहाँ पर b है, b में से हम a को घटा रहे हैं, तो b वाले को b की तरफ, a वाले को a की तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस a और ये हो जाएगा b प्लस 4b। तो ये देखिए 2a और a कितना हो जाएगा? 3a बराबर b और 4b कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ से देख रहे हैं कि a अनुपाते b कितना मिल जाएगा। यहाँ पर a अनुपाते b जो होगा, a अनुपाते b वो मिल जाएगा 5:3 के, ठीक है। a अनुपाते b मतलब 5:3 के मिल गया। लेकिन क्या हमारा काम यहाँ से हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमको c का मान नहीं पता है, यानी c का भी पता हो जाता तो हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो c का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए a का मान b के पदों में रखेंगे ताकि हमको c का मान क्या करे, पता चल जाए। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि सर a अनुपाते b का मान कितना है? 5:3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। क्यों इरेज कर देते हैं? क्योंकि हमको a का मान b के पदों में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम c का मान पता करने वाले हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5b/3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर या यहाँ पर देख ले, समीकरण नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये है आपका कितना? 4b बराबर, अब a का मान क्या रखेंगे? 5b/3, तो लिख दीजिए 5b/3 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस था, प्लस हो जाएगा c, इसको पक्षांतर करते हैं तो 4b माइनस 5b/3 बराबर c के, तो 3 चौक 12, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7b/3 बराबर c के। और अगर हम निकालें आपका b अनुपाते c तो b, या ऐसे कर दें 7b बराबर 3 का गुणा कर दें 3c, तो b के सामने है b का मान और c के सामने है c का मान, तो b का मान कितना हो जाएगा, या इवन कहें b अनुपाते c क्या हो जाएगा? 3:7, यानी b का मान 3 और c का मान 7 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या निकाला था? यहाँ हमने निकाला था a अनुपाते b, कितना निकाला था? 5:3, 5:3 ही निकाला था। यानी यहाँ पर हमने निकाला a अनुपाते b का मान 5:3 और यहाँ हमने निकाला b अनुपाते c का मान 3:7। आप देखोगे दोनों में b कॉमन है, दोनों में क्या है? b कॉमन है, यहाँ पर भी b कॉमन है। तो b कॉमन है तो यहाँ पर देख रहे हैं 3b का मान यहाँ पर भी है, 3b का मान यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम a अनुपाते
b अनुपाते c लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर b का मान बराबर है तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर ना होता तब हम बराबर करते। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 5:3:7, यानी 5:3:7, यानी a अनुपाते b अनुपाते c। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है b के भाग से a का भाग कितना अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो b के भाग से a का भाग अगर अनुपात में देखें तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये रुपए में नहीं कहा है कितना अधिक है। तो हम लोग पहले a का भाग निकालेंगे फिर b का भाग निकालेंगे। तो a का भाग निकालेंगे कैसे, देखिए अगर हम a का भाग निकालते हैं तो a का अनुपात जो कि है 5 बटे अनुपातिक योग 5 3 8 7 15 गुणते कितना रुपया बांटना है, तो बांटना है इसको 56,250, 56,250। ठीक है, अब क्या करना है, 15 से काट देते हैं इसको। तो 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और 15 तियाँ 45 अगर देखेंगे तो 11 बचेगा, 11 के साथ 2 लग देंगे तो 112 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, और 15 पचे 75, जीरो हो जाएगा, यानी 3750 आया। 5 से गुणा करा देते हैं, 5 जीरो हम जीरो, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 5 तिहाई 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी ए को मिल रहा है 18,750 रुपये। अब बी का निकाल देते हैं, तो बी का भाग कितना हो जाएगा, बी का भाग कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणते, अब देखिए सेम टू सेम वहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 3750। ठीक है, बी का निकालेंगे, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब आपको दिखेगा। यहाँ पर b का भाग निकाल रहे हैं तो हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 3750 से। आप कहोगे सर 3750 आया कहाँ से, देखिए सेम प्रक्रिया वही करेंगे, यानी a का भाग निकाल रहे थे तो a का भाग बटे कुल अनुपात गुणते जितना धनराशि थी। ऐसे b का भाग निकालेंगे तो b का भाग ऊपर जो कि 3 रखेंगे बटे कुल अनुपात 15 ही आएगा, और 25 जीरो को काटेंगे 15 से तो 3750 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट 3750 का 3 से गुणा करवा दे, बी का मान आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 जीरो हम जीरो, 3 पचे 15 और 3 सते 21, 21 और 1 22, 3 त्रिका 9 2 11, यानी कितना आ गया आपका 11,250 आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए का भाग 18,750 है, बी का भाग 11,250 है, तो अंतर कितना है इसमें, ए वाला ज़्यादा है, तो अंतर कितना है, तो हम लोग 18,750 में से 11,250 को घटा लेंगे, 005 और यहाँ पर 7 बचेगा, यानी 7500 रुपये ये ज़्यादा है किससे, बी से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते केवल और केवल इससे, किससे, यहाँ पर ए से करना चाहते केवल ए का भाग निकाल कर, तो एक तरीका ऐसे भी कर सकते थे आप। हमने आपको बताया कि देखिए रेशियो में ये 2 ज़्यादा है, ए वाला कितना ज़्यादा है, 2 रेशियो ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते, इसको जोड़ लेते। ठीक है, इसको जोड़ते, 5 3 8 8 7 15, 15 से भाग करते 56,250 में कितना आता 3750, यानी एक रेशियो का मान आता। ये कितने का मान आता, 3750 किसका आया है, एक रेशियो का मान आया है। तो हमको क्या चाहिए, एक रेशियो का मान 3750 है, तो हमको चाहिए था 2 रेशियो का मान, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 रेशियो का था। तो 3750 में हम डायरेक्ट 2 से गुणा करा देते, 2 जीरो हम जीरो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिहाई 6 1 7, 7500 रुपये इतना छोटा में आ जाता। यानी ये जो यहाँ पर ये सब किए हैं ये सब आपको न करना पड़ता, आप यहाँ से डायरेक्ट सवाल को लगा सकते थे, बट हमने दोनों तरीका आपको समझा दिया ताकि आप आसानी से लगा पाओ। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तरीका और ये हो सकता है, यहाँ पर इसको इरेज करके आपको समझा दें कि नहीं, समझा ही देते हैं, हो सकता है आपको वो तरीका ज़्यादा बेहतर पसंद आए। ठीक है, एक तो ये तरीका था कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी पहले पता कर लीजिए, एक तरीका और है उसको समझ लेते हैं, इसको मिटाकर उसको समझ लेते हैं। दोनों में आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर अलग अलग आएगा, बट तरीका है तो समझा देते हैं। शुरू से पढ़ा रहे हैं इसलिए समझा दे रहे हैं। ठीक है, कहीं प्रैक्टिस करवाने लगेंगे तो समझाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो
ए का जो भाग है बी और सी के कुल भाग का कितना है, आधा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए बटा, ये गुणा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अगर इसके बटा 1 मान ले तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर कितना, 1/2। यानी अगर हम देखें तो ए अनुपाते बी प्लस सी का अनुपात कितना है, 1/2 है। इसका मतलब ये है यहाँ पर ए अकेला है, जब अकेला है तो इसका भाग निकाला जा सकता है। कैसे, अगर हम यहाँ से ए का मान निकालना चाहें तो ए का मान निकालने के लिए ए का अनुपात जो कि है 1 बटा कुल अनुपातों का योग, तो कुल अनुपातों का योग ए बी और सी, देखिए बी और सी दोनों मिलाकर कितना है, 2 है। यानी अगर हम ए का भाग निकालते तो ए बटा ए प्लस बी प्लस सी करते, यानी ए का भाग बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ए का मान तो दिया है, देखिए ए का मान दिया है 1 बटा ए का मान दिया है 1, फिर प्लस बी और सी दोनों को मिलाकर कितना दिया है, इन दोनों को मिलाकर दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 1/3। ये आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 1/3 आ गया, गुणते कितना रुपया हमको बांटना था, कितना रुपया बांटना था, 56,250। काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15। देखिए आ गया 18,750। उसमें भी 18,750 ही आया था, इसमें भी आ गया। यानी ए का जो मान है, कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दें, ए का मान कितना है, 18,750 रुपया, ठीक है। अब क्या करना है, इससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको इस पर आना है, इस पर आना है। तो जैसे हमने इसके बटे 1 माना था, इसके भी बटे 1 मान लेंगे। तो हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर b सिंगल है, मतलब अकेला है, तो इसका अनुपात निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम b बटा, देखिए यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो a प्लस सी बराबर ये जो 1 है ये इसके पास चला जाएगा, तो 1/4। यानी इसके बीच अगर हम अनुपात निकालें जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो b अनुपाते a प्लस सी का मान कितना है, 1/4 है, ठीक है। अब हमको b का मान पता करना है, तो b का मान पता करना है तो b का भाग कितना है, 1 है, बटा कुल अनुपातिक योग, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। कैसे हुआ हमने यहाँ पर समझाया है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया था, तो ऐसे यहाँ पर 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, गुणते किसको बांटना है, 56,250 को, 56,250 को। तो 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। देखिए यहाँ पर 11,250 आ गया। सेम टू सेम वही मान आ रहा है जो पहले आया था, लेकिन अब ये आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा स्टेप, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, तरीके को बदल दिया। अब ये b का भाग है, b का भाग कितना है, 11,250। तो a के भाग में से b के भाग को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7500 रुपये आएगा। तो 2 तरीके से हमने इसको बताया है, एक वो वाला तरीका, एक अभी ये तरीका। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा विकल्प सही होगा, पहले तो आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए 7500 लिखा है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है, यदि एक पालतू जानवरों की प्रदर्शनी में बड़े कुत्तों की संख्या छोटे से, यानी छोटे कुत्तों की संख्या का अनुपात 3:7 है, यानी बड़े कुत्ते और छोटे कुत्ते की संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है, तथा कुल कुत्तों की संख्या 80 है, तो बड़े कुत्ते कितने हैं। यानी देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा, फिर लिख देते हैं छोटा। अगर इनका अनुपात देखें तो 3:17 क्या है, 17 है। यानी बड़े वाले का अनुपात 3 और छोटे वाले का 17, यानी बड़े वाले 3 है तो वो छोटे वाले 17 हैं, ऐसे समझ के चलिए। दोनों कुल मिला जुला कर कितने हैं, 80 हैं। तो अगर हम देखें दोनों का अनुपात यानी 3 और 17, 3 प्लस 17 को मिला दिया जाए तो एक्चुअल में उनकी संख्या कितनी है, 80 है। तो अगर हम एक रेशियो का मान निकालें तो 3 और 17 कितना हो जाएगा, 20 रेशियो का मान 80 है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 80/20, तो 20 चौक 80, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा आपका 4। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर
बड़े कुत्ते कितने हैं, तो बड़े कितने हैं, 3 है, 3 रेशियो है, तो 1 रेशियो का मान 4 है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 4 यानी 12। बड़े कुत्तों की संख्या कितना है, 12 है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा के हल कर दिया। 11वां देख लीजिए। 11वां जो सवाल है आपका, ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिक्का पूछा है, बैग पूछा है। लिखा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो इसको हम लोग तुरंत ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कितने सिक्के हैं, यानी सिक्कों का जो मान है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इनका जो आपका अनुपात है, या यूं कहें कि मात्रक है, सेम नहीं है। ये रुपया में है तो 2 पैसा में है, जबकि अनुपात निकाल रहे हो तो अनुपात सेम राशियों का क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है। ये तो सेम राशि नहीं है, ये रुपया है, ये पैसा है, तो रुपया वाले को क्या कर दें, पैसा में बदल दें, या पैसा वाले को रुपया में। तो कौन सा इजी पड़ेगा, आप कहोगे सर इन दोनों को रुपया में चेंज करना पड़ेगा, जबकि इसको एक बार में ही पैसे में चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको पैसे में चेंज करना आसान है। तो ये 1 रुपया मतलब कितना पैसा हो गया, 100 पैसा हो गया। ये 50 पैसा है, ये है, ये क्या है, 25 पैसे हैं। अब अगर इन सिक्कों की संख्या देखें, ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2, 3 और 5, यानी 100 पैसा का ऐसे समझ लीजिए 2 सिक्का है, 50 पैसा का 3 है और 25 पैसा का कितना है, 5 है। ठीक है, तो अगर इन सिक्कों की कुल मूल्य 288 रुपये है तो उस बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। तो सबसे पहले इनका कुल मूल्य कितना होगा, यानी अगर हम कुल मूल्य देखें, जैसे आपके पास 100 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कुल कितने मूल्य हो जाएगा इसका, 200 पैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हमने गुणा करवा दिया। आप समझिए, आपके पास 100 पैसा का 2 सिक्का है तो कितने रुपए कितने पैसे आपके पास हुए, 200 पैसे हुए। ऐसे ही 50 पैसे के 3 सिक्के आपके पास हैं तो कितना हो गया ये अनुपात, ये हो जाएगा आपका 150। पांतियाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना पैसा हुआ, 25 पंचे 125 पैसा। यानी अगर पैसों का मूल्य का अनुपात देखें तो कितना हो गया, 200, 150 और 125। अगर इसको सरल किया जा सकता है तो सरल कर दीजिए। कैसे, 25 से काट दीजिए, 25 अट्ठे 200, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125। यानी जो मूल्यों का अनुपात आया वो 8:6:5 आ गया। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि कुल मूल्य कितना है। कुल मूल्य है 288 रुपया, तो रुपया को हम लोग कैश में चेंज कर देंगे, पैसा में चेंज कर देंगे। तो कुल मूल्य कितना है, अगर हम देखें तो 8 रेशियो प्लस 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो को अगर हम मिला दें तो कुल मूल्य हमारे पास कितना हो जाता है, 288 रुपया। तो 288 गुणित 100 कर देंगे ताकि ये पैसा में हो जाए। अभी ये रुपया में था, 100 से गुणा करा दिए तो पैसा में, क्योंकि आप जानते हो 1 रुपये में 100 पैसा होता है। इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 5 कितना हो जाएगा, 19 आर, यानी 19 रेशियो का मान 288 और यहाँ पर गुणित 100 कर देते हैं या डबल जीरो ही लगा देते हैं। तो 19 से अगर इसको काट दें तो 1 रेशियो का मान पता चलेगा। तो 1 रेशियो का मान 19 से कम 19, 19 दूना 38, यानी 1200 पैसे। 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 1200 पैसे। ठीक है, तो अगर हमको देखना है कि हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। ये हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या निकाला, ये पैसा है, ध्यान दीजिए,
ये पैसा है, तो पैसे को हम लोग किस में चेंज करेंगे, रुपया में। या रुपया में मत चेंज करिए क्योंकि पैसे में ही पूछ रहा है। तो आप समझिए कि हमारे पास कुल 1200 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 1200 पैसे हैं। अब इस 1200 पैसे को अगर हम देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस 1200 पैसे में हमसे पूछ लिया जाए कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो आप बताइए कि अगर एक रेशियो को मिला देते हैं तो 1200 पैसा हमको मिल जाता है। हमको क्या चाहिए, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 1200 बटे 50। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 चौक 20। ठीक है, ये 24 आ गया। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, अब ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखिए हम लोग अभी क्या निकाले हैं, अभी हम लोग निकाले हैं एक रेशियो का मान। अब हमको पता करना है यहाँ पर किसका, 6 रेशियो का मान। क्यों, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा कितना है, 6 रेशियो, यानी इसका जो मूल्य है वो 6 रेशियो का है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान है 1200 पैसा, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1200 गुणते 6, यानी 6 रेशियो जो कि 50 पैसे का है, 12 6 कितना हो जाएगा, 7200 पैसा। इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये है कि 50 पैसे के कुल सिक्के कितने होंगे जबकि उसके पास कुल 7200 पैसा है। आप समझ लीजिए आपके पास 500 पैसा है, रुपया नहीं है, 500 पैसा है, तो आपके पास कितने रुपए होंगे, आप कहोगे सर 5 रुपए होंगे। क्यों, क्योंकि 500 पैसा 5 रुपए के क्या होता है, बराबर हो जाता है। वैसे ही 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जबकि मेरे पास 7200 पैसा है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 7200 में 50 से भाग कर देंगे, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 7200 बटे 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 5 एक कम 5, फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी 144 सिक्के। कितने सिक्के, 144 सिक्के। यही चीज आपको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कंफ्यूजन आता है वो यहीं पर आता है कि हम लोग लास्ट में करें क्या। हम देखिए कुछ नहीं किए, अगर आपको फिर से हमको समझाना है तो हम समझा देंगे। देखिए कैसे, हमने 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के को पहले एक मात्रक में ढाला, यानी सबको पैसा बना दिया। 1 रुपये को 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे। ये सिक्कों का क्या है, सिक्कों की संख्या है, इनका अनुपात 2:3:5, यानी ऐसे समझिए कि 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। कुल इनका मूल्य कितना होगा, अगर हम देखें 100 पैसा का 2 सिक्का है तो 200 पैसा होगा, 50 पैसा का 3 सिक्का है तो 150 पैसा होगा, 25 पैसा का 5 सिक्का है तो कितना सिक्का होगा, 125 सिक्का होगा, मतलब 125 पैसा होगा। ठीक है, अगर इन देखा जाए, इनको सरल किया जाए तो क्या ये सरल हो सकते हैं, हाँ। आपका हमने 25 से काटा, 25 अट्ठे 200, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125। ये है क्या, ये मूल्य है किसका, 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे के मतलब कि मूल्य है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम मूल्य को जोड़ दें, मूल्य को जोड़ें यानी 8, 6 और 5 को जोड़ दिया जाए तो कुल वो कितने के बराबर है, 228 रुपया के। तो रुपया को हमने पैसा में चेंज किया क्योंकि मात्रक सेम होना चाहिए, तो 100 से क्या करवा दिया, गुणा। अब हमको इनको जोड़ने पर 19 रेशियो मिल रहा है, तो 19 रेशियो का मान यहाँ पर 22,800 हो जाएगा, या इवन कहीं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अगर हम देखें 19 से काट देते हैं 22,800 को, तो हमको एक रेशियो का मान पता चल जाएगा, कितना, 1200। ये पैसा है, यानी एक रेशियो का मान 1200 पैसा है। तो हमको पहले मूल्य पता करना है कि 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य होगा कितना। तो हमको चाहिए 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य जो कि था 6 रेशियो में, तो एक रेशियो का मान 1200 है, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 7200, क्योंकि 12 6 72 हो गया। अब हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि हमारे पास 7200 पैसा है, रुपया नहीं पैसा है, और हमारे पास सारा का सारा पैसा 50-50 के सिक्कों में है, यानी 50-50 पैसे के सिक्कों में है। तो कुल कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पर कुल पैसा बटे
एक सिक्का कितने का है, तो एक सिक्का 50 पैसे का है, तो 50 से भाग कर दिए तो कितना आ गया, 144 सिक्के। यानी कुल मिला जुलाकर 50 पैसे के हमारे पास 144 सिक्के हैं। कुल कितना पैसा है हमारे पास, 50 पैसा का 7200 पैसा, या इवन कहे 72 रुपया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी 144 लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इरेज कर देंगे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, वो कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल धन 60 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कुल सिक्के कितने कितने मूल्य के हैं। जैसे ये 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा, उसके बाद है आपका 10 पैसा, उसके बाद है आपका कितना, 5 पैसा। अब क्या करना है आपको, अब इनकी संख्या का अनुपात देखना है, 1:2:3, 1:2:3। यानी ऐसे समझ लीजिए 25 पैसा का एक सिक्का, 10 पैसा का 2 सिक्का और 5 पैसा का 3 सिक्का है। तो इनका कुल मूल्य कितना आ जाएगा, इनका कुल मूल्य कितना आ जाएगा, 25 पैसा का एक सिक्का है तो 25 अनुपाते 10 पैसा का 2 सिक्का है तो कुल 20 पैसा हो जाएगा, और 5 पैसा का 3 सिक्का है तो कुल 15 पैसा हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, 5 से तो कट ही जाएगा। अगर इसको सरल करें तो 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। यानी यहाँ पर इनका अनुपात आया सिक्कों की संख्या के मूल्य का 5:4:3। अब अगर देखा जाए तो कुल धन कितना है, 60 रुपया है। तो अगर हम इन सब को मिला दें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 60 रुपया के। तो चलिए मिला देते हैं, तो 5 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 3 रेशियो को मिला दें तो 60 देखिए रुपया में है, तो रुपया को हमको काहे में चेंज करना है, पैसा में, तो 100 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 रुपया, मतलब 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6000। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6000/12, तो 12 पंचे 60 यानी 500 पैसा। ये क्या आया, पैसा आया। एक रेशियो का मान कितना है, 500 पैसा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2500 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले 25 पैसा का सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1, है कि नहीं है, तो एक रेशियो है। यहाँ पर देखिए एक रेशियो है, लेकिन यहाँ से हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है मूल्य से। ये जो आया है ये मूल्य आया है ना, तो मूल्य का अनुपात कितना है, 5 रेशियो है। तो एक रेशियो का मान हमें 500 पैसा दिला रहा है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 5 रेशियो का मान हो जाएगा 5 गुणित 500, तो 5 पचे हो जाएगा 2500 पैसा। कितना हो जाएगा, 2500 पैसा। यानी हमारे पास 25 पैसा का कुल जो आपका धन है वो कितना है, 2500 पैसा है। तो एक सिक्का कितना होगा, 25 पैसे का है, और कुल कितने धन है हमारे पास, 2500 पैसा है। तो आप बता दीजिए सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बताने के लिए 2500 में इस 25 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 2500 में भाग कर देंगे 25 का, तो कुल कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। आप ऐसे समझ लीजिए आपके पास 60 रुपया है, 60 रुपया है, लेकिन आपके पास सिक्का 5-5 का है। तो कितना सिक्का होगा कि 60 रुपये बन जाए, तो आप कहोगे सर 12 सिक्का होगा। अगर 5-5 रुपये के 12 सिक्के हो जाए तो हमारे पास 60 रुपया है। वैसे ही हमारे पास कुल कितना है, हमारे पास कुल 2500 पैसा है, एक सिक्का उसमें से 25 पैसे का है, तो कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, 100 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग करेंगे इरेज। ये जो थैले वाले प्रश्न होते हैं सिक्के वाले, ये हमको केवल और केवल परेशान करने के लिए आते हैं, बट हमको परेशान नहीं होना है।
इसका एकदम सटीक उपाय हमने आपको बता दिया। सवाल एकदम मक्खन की तरह लगेगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको अब छूटेंगे नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए व 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या बता दीजिए। तो 5 रुपए के कितने नोट होंगे वही हमको क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितने कितने के नोट हैं। तो 20 रुपया का है, 10 रुपया का है और 5 रुपया का है। 3 नोट हैं, 3 तरीके के नोट हैं, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 10 रुपया का और 5 रुपया का। अगर इनकी संख्या का अनुपात देखें तो ये है 3:4:5। ठीक है, यही है। यानी 20 रुपया का 3 नोट, 10 रुपया का 4 नोट, 5 रुपया का 5 नोट। तो कुल इसका मूल्य कितना होगा। कुल अगर मूल्य देखें, मूल्य यानी इसकी कीमत कितनी होगी। 20 रुपया का 1 नोट है तो 3 नोट कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 20 तिहाई 60। 10 रुपया का 1 नोट तो 4 नोट है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अगर 5 रुपया का 1 नोट है और 5 नोट हमारे पास है तो कुल कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 रुपया हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 आठे 40 और 5 पचे 25। यानी ये कुल मूल्य का अनुपात आ गया 12:8:5। अगर इनको जोड़ा जाए तो कुल किसके बराबर हो जाएगा, 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम 12 रेशियो प्लस 8 रेशियो प्लस क्या कर दें, यहाँ पर 5 रेशियो कर दें तो कुल मान कितना हो जाएगा आपका, 1000 के बराबर हो जाएगा। 1000 के क्या हो जाएगा, बराबर। जोड़िए 12 8 20, 20 5 25 रेशियो। 25 रेशियो का मान कितना है, 1000 है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1000/25। तो 25 चौका 100, यानी ये हो गया 40 रुपया। 1 रेशियो का मान कितना आ रहा है, 40 रुपया। तो हमको कुल मूल्य में से किसका पूछा था, 5 रुपये का पूछा था। तो 5 रुपये का जो नोटों की संख्या है या 5 रुपये का जो मूल्य है वो अनुपात कितना है, 5 रेशियो है। तो 1 रेशियो का मान 40 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 × 40 मतलब हो जाएगा 200 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। यानी 5 रुपये के 1 नोट हैं और आपके पास 200 कुल रुपया है। तो बताइए 5-5 रुपए के कितने नोट होंगे। आपके पास 200 रुपया है लेकिन 200 रुपये में कुल 5-5 रुपए का ही नोट है। तो बताइए आपके पास कितने नोट हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर अगर नोटों की संख्या पता करना है, कुल जितना धन हमारे पास है बटे जितने की नोट हमारे पास है भाग कर देंगे। तो 5 चौक 20 यानी 40 नोट। 5-5 रुपए के कुल कितने नोट होने चाहिए, 40 नोट होने चाहिए। तब जाके उसके पास कितना रुपया बनेगा, 200 रुपया बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 40 लिखा हुआ है और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है इसको हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आगे का सवाल अगली क्लास में करेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी से शेयर कर दीजिए और उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिए जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या उनको मैथ में डर लग रहा है। ठीक है, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आराम से पढ़ सकते हैं हमारे इस तरीके से, मतलब कि हमारे इस बैच से। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।